जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास नाइन का साइंस का पहला टॉपिक है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए साइंस में तीन टॉपिक होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का क्लास आज ले लेता हूं। ठीक है, तो केमिस्ट्री ये हो गया आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। हमारे नजदीक के जितने भी आसपास जो भी पदार्थ, जैसे अभी अगर आप जहां पे अभी बैठे हैं, ठीक है, अब वहां से आप नजर दौड़ाइए। अगर आप कमरे में बैठे हुए तो कमरों के चारों ओर आप नजर घुमाइए तो देखिए आपको बहुत सारे चीज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये सारे चीज जो दिख रहे हैं ये किस चीज के बने होते हैं, है ना। कोई ठोस है तो कोई गैस की अवस्था में है, तो कोई तरल अवस्था में यानी कि जल के रूप में है। आखिर ये बना हुआ किस चीज का है? कोई गैस की अवस्था में, तो कोई ठोस यानी कि टाइट है, तो कोई बिल्कुल एकदम तरल अवस्था में। ऐसा क्यों होता है ना। आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल ये उठता होगा कि नहीं? बिल्कुल उठता होगा। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज आपको इसमें जानना है कि जितने भी वस्तु है, जो भी वस्तु है आपके आसपास या दूर दूर जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो किन चीजों की बनी होती है। ठीक है, आज उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पदार्थ पढ़ना है। पदार्थ का इंग्लिश मैटर होता है। तो पदार्थ आप किसे कहते हैं? पूछिए, पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ उसे कहते हैं कि जिनमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। स्थान मतलब कि जो जगह को घेरता हो, है ना। और द्रव्यमान हो, थोड़ा उसमें कुछ वजन हो, है ना। समझ रहे हैं ना। तो पदार्थ हम उसे कहेंगे कि जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान को घेरता है। जैसे हम इस पेन को अगर किसी जगह पे रखते, जैसे मैंने यहां पे रखा अपने हाथ पे, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। ठीक है, चाहे 10 ग्राम ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ इसका वजन है। ठीक है, अब जहां पे इसको रखे हैं उस जगह को देखिए ये घेर ले रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि पदार्थ हम उसे कहेंगे जो स्थान को घेरता हो, है ना। जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे में देख लीजिए, लकड़ी, कुर्सी, कागज, मिट्टी, यानी कि अपने आसपास देखिए बहुत सारे ऐसे चीजें अगर कहीं पे रखा हुआ है, छोटा सा सुई भी है, अगर सुई को भी किसी जगह पे रखते हैं तो कुछ ना कुछ स्थान को, यानी कि कुछ ना कुछ जगह को वो कवर कर लेता है। अब रख के देख लीजिए। चलिए अभी रखिए तो आप तुरंत आपको पता चल जाएगा। भले वो थोड़ा सा जगह को एब्जॉर्ब करता हो, थोड़ा सा ही जगह को वो घेरता हो, कवर करता हो, लेकिन कुछ ना कुछ कवर जरूर करता है। वो आपका हो गया पदार्थ। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है, चूंकि संसार में बहुत सारे वस्तु है और सभी पदार्थ से ही बने हुए, तो सबका एग्जाम्पल लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कुछ, मतलब थोड़ा बहुत। लकड़ी, कुर्सी, कागज, मिट्टी, वायु, जल। अब यहाँ पे बात आती है कि वायु, आपका मन में सवाल उठना चाहिए कि सर वायु कैसे पदार्थ है? पूछो, वायु कैसे पदार्थ है? हाँ, तो देखिए कैसे पदार्थ है वायु। सबसे पहला नंबर, मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसको अनुभव किया जाए। हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं, एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है, देख नहीं सकते। बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, हवा को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं? अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा। ज्ञान इंद्रियों किसे कहते हैं? सेंस ऑर्गन, जैसे नाक, कान, आंख, जीभ, ये 5 चीजों को ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। बाह्य ज्ञान इंद्रिया, जो कि बाहर की चीजों को देखने, सुनने, अनुभव करने, स्वाद चखने, जैसे जीभ से स्वाद चखते हैं, है ना। तो ये सभी हो गया बाह्य ज्ञान इंद्रिया, यानी कि शरीर के बाहर है कोई भी चीज रखा हुआ तो उसको छूने का मतलब देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, सूंघने के लिए, जिससे ये सब कार्य किया जाता है, उसी को ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा को अनुभव कर सकते हैं कि कितने गति से चल रही, कितने स्पीड से आ रही, इस चीज को तो अनुभव हम कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने एक चीज और ऐड कर दिया है कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा जिसे अनुभव किया जाता है। हवा को तो देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं, उसमें भी द्रव्यमान होता है। हवा को कोई सिलेंडर में आप भर दो, उसके बाद उसका वजन करो, वजन होता है हवा का, होता है कि नहीं? होता है। एलपीजी गैस आती है, वो भी तो एक गैस के रूप में, हवा भी तो गैस है। तो एलपीजी जो सिलेंडर जिससे खाना बनाते हैं, जो गैस होता है उसमें, वो भी एक गैस ही है। जब हवा में छोड़ोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन अगर किसी खाली जगह में भर करके अगर उसको पैक कर दो और उसके बाद वजन करो तो उसका वजन हो जाता है। होता है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया कि वायु कैसे पदार्थ है? तो वायु भी पदार्थ है। ठीक है, आगे आप धीरे धीरे समझिएगा। अब फिर यहां मैंने लिखा है कि कुछ वैसे चीज, है ना, जिसका ना तो द्रव्यमान होता है
और ना ही वो स्थान को घेरता है, यानी कि ना ही तो वो जगह को घेरता है, उसको अपदार्थ कहते हैं, यानी कि उसे पदार्थ नहीं कहा जाता है। जैसे मित्रता, दोस्ती, हमारा और आपसे दोस्ती है, इसका कोई द्रव्यमान है क्या? नहीं है, इसे हम देख भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपदार्थ हो गया। ये क्या हो गया? अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव भी नहीं कर सकते। जैसे हवा को अनुभव कर लेते हैं, तेज हवा चल रही तो ठंड लग रही है, मित्रता में आपको क्या अनुभव होता है? नहीं होता है ना, तो अपदार्थ हो गया। प्रेम, लव अपदार्थ है। पदार्थ जो है ना बाबू, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, जिसे अणु या परमाणु कहते हैं, है ना। तब उसे अनुभव किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, स्थान को घेरता है, अनेक कार्य करते हैं। लेकिन प्रेम जो है ये पदार्थ नहीं है। क्या है? पदार्थ नहीं है, इसे आप देख नहीं सकते, इसमें द्रव्यमान नहीं होता, स्थान को नहीं घेरता है। इसलिए तो प्रेम में लोग धोखा ज्यादा खाते हैं ना, प्यार में धोखा नहीं खाते। इसी के वजह से क्या है कि अरे बाबू ये स्थान को घेरता ही नहीं है, तो कैसे ये, मतलब छोड़ो। दूसरा है घृणा, विचार, चिंतन, ये सभी जो है अपदार्थ है, क्योंकि ये स्थान को नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट में क्या है कि पदार्थ से बनी चीजों को ही वस्तु कहते हैं। ये भी देखो पदार्थ से ही बना हुआ है, ये भी पदार्थ से ही बना हुआ है, इन्हीं को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। तो वस्तु दो तरह का, एक निर्जीव वस्तु, लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग होता है, पता है ना। निर्जीव वस्तु और एक होता है सजीव वस्तु। वस्तु दो टाइप के, निर्जीव और सजीव, है ना। अपने आसपास देखिए दो ही तरह के वस्तु दिखेंगे। निर्जीव किसे कहते हैं? ना जिसमें जो कि स्वयं से कुछ नहीं कर सकता है, नहीं तो वो गति कर सकता है, नहीं तो अपना भोजन स्वयं बना सकता है ना, ना ही तो वो अपने से हिलता डोलता है, वो निर्जीव हो गया। और सजीव जैसे हम लोग हो गए, गति करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, हर काम करते हैं, सजीव हो गए। तो वस्तु दो तरह। तो इसका मतलब है कि जो सजीव है वो भी पदार्थ से बना हुआ है। हाँ बिल्कुल बना हुआ है। कैसे बना हुआ है आगे आपको समझ में आ जाएगा। पदार्थ जो है, पदार्थ से तो वस्तु बनी होती है, ये बात हो गई। लेकिन पदार्थ किन से बनी होती है? तो पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है बाबू? 5 तत्वों से, जिसे पंच तत्व कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? उसे पंच तत्व कहते हैं। तो वो पंच तत्व कौन है जिससे कि पदार्थ बनी होती है? तो वो 5 तत्व है आपका। पहला छित्ती, जिसको पृथ्वी कहते हैं, दूसरा जल, तीसरा पावक, पावक मीन्स अग्नि, चौथा है गगन, आकाश, और पांचवा है समीरा यानी कि वायु। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर दुनिया का सारा पदार्थ, मतलब पदार्थ बना हुआ है, और उन्हीं पदार्थों से वस्तु बनी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? तो 5 तत्वों से। कौन कौन सा है वो 5 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ऐसे इसे बोला जाता है, अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो इसे पंच तत्व या अधीर असीरा, पंच तत्व या अधम असीरा। ठीक है, अधीर असीरा ने अधम असीरा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो पदार्थ है ना, उसमें 2 तरह का गुण पाए जाते हैं। जैसे हम में और आप में कुछ गुण होती है ना, किसी में अच्छा गुण होता है, अच्छा व्यवहार करता है लोगों के साथ, तो किसी में बुरा गुण होता है, हमेशा वो गलत वर्क ही करता है, गलत काम ही करता है। तो वैसे ही पदार्थ में भी गुण होती है। तब पदार्थ में 2 ही तरह का गुण पाया जाता है, याद रखिएगा। कितने? 2 गुण पाया जाता है। वो 2 गुण कौन कौन सा है? तो पहला बाह्य गुण है, जिसे भौतिक गुण कहते हैं, है ना, जिसमें ऑटोमेटिक जो होता है ना, प्रकृति के द्वारा जो गुण पाया जाता है वो भौतिक गुण। और दूसरा होता है रासायनिक गुण या आंतरिक गुण। ठीक है, इंटरनल इंग्लिश में बोलते हैं आंतरिक को। ठीक है, तो पदार्थ में जो है मूल रूप से 2 तरह के ही गुण पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पदार्थ में कितने गुण पाए जाते हैं? तो 2 तरह के। ठीक है, क्या है? पहला बाह्य गुण यानी कि भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण यानी कि आंतरिक गुण। तो अब बाह्य गुण किसे कहेंगे समझ लीजिए। ठीक है, तो पदार्थ के वे गुण जो हमारी नग्न आंखों से, नग्न आंखों मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। पिछला क्लास में मैंने बायोलॉजी जब पढ़ाया तो उसमें बताया था कोशिका को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मदर्शी है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। हमारी नग्न आंखों से हम उसे देख नहीं सकते हैं। हमारे हाथों की छिद्र दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि इतना छोटा है कि जो छिद्र होता है उसका इमेज हमारे आंख में बन ही नहीं पाती है, बहुत छोटा होता है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन पदार्थ के जो बाहरी गुण है, हम उसे अपनी नग्न आंखों से या बाह्य ज्ञान इंद्रियों द्वारा मतलब नाक, जीभ, कान, आंख, इसके द्वारा
है ना, देखने परखने या छूने पर पता चल जाए कि वहां पे क्या है, ये चीज क्या है। जैसे ये बाह्य ज्ञान इंद्रियों द्वारा जैसे आंख से हमें दिखाई दे रहा है, ये लाल है, यहाँ व्हाइट है, ये ब्लैक है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बाह्य गुण हो गया, या तो इसे भौतिक गुण भी कह सकते हैं। और एक होता है आंतरिक गुण। तो आंतरिक मतलब अंदर तो होता है, ठीक है, आंतरिक मतलब अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और समझना है, यहाँ पे कुछ मतलब इसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे पदार्थ के वे गुण जो उनके व्यवहार करने पर, व्यवहार मतलब नेचर, तो कौन सा व्यवहार, किसी को मार देना, पीट देना, ये व्यवहार नहीं। यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो ये पीटना उठना वो वाला व्यवहार नहीं, किसी को गाली देना वो भी एक नेचर ही है, वो भी व्यवहार है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं समझना है, तो पदार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। तो कैसे, पूछो कैसे, तो देखिए अगर आप किसी भी ग्लास में या किसी भी वस्तु में, कोई भी बर्तन में पानी के साथ नमक या चीनी को घोलते हैं, किसको, नमक या चीनी को, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, याद रखिएगा, पानी का स्वाद होता है क्या, नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता है, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। तो किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए, ठीक है, कभी 100 ग्राम 200 ग्राम जितना इच्छा हो, और पानी के अनुसार, पानी की जितनी क्षमता है उसके अनुसार नमक या चीनी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, नमक या चीनी, ठीक है, नमक या चीनी डाल दीजिए। अब इसको घोल दीजिए, घुल गया। अब देख के बताइए, जब ये घुल गया तो आपको पता चलता है कि इसका स्वाद कैसा होगा, नहीं होगा, नहीं। तो क्या करेंगे, गिलास में जो शरबत बन गया, चीनी और पानी को घोलने पे शरबत ही बनती है ना, तो शरबत ही पूरा गिलास में हो गया। अब पानी को कहीं से भी उठा लो, ये गिलास के नीचे के भाग से पानी ले लो या ऊपर से ले लो, उसके बाद इसको चखो तो आपको मीठा या नमकीन ही लगेगा। यही हुआ उसका आंतरिक व्यवहार, ठीक है। तो जिस पदार्थ का गुण या वे गुण जो कि उनके व्यवहार पर पता चले वो आंतरिक गुण कहलाता है। जैसे शरबत, समझ में आ गया यहां तक। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए पदार्थ के भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ का जो भौतिक मतलब जो है नेचुरली क्या गुण होते हैं जो पहले से है ना। अभी मैंने बताया था भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो अभी भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है, जो कि प्रकृति ने पहले से उसको दे रखा है, वो क्वालिटी यानी कि वो गुण, ठीक है, वो व्यवहार, नेचर, जो भी बोलिए उसको, जो प्रकृति ने पहले से दे रखा है वो पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जानना है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। अभी मैंने पीछे आपने पढ़ा कि पदार्थों से वस्तु बनी होती है। तो क्या पदार्थ भी कण से मिलकर बने होते हैं? क्या पदार्थ भी किन्हीं चीजों से मिलकर बने होते हैं? हाँ, पदार्थ भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया, तो किन चीजों से बने होते हैं? तो कणों से बने होते हैं। समझ में आ जाएगा, वेट कीजिए थोड़ा। देखिए पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जानना कि पदार्थ जो है रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। रेत मतलब बालू जो होता है ना, छोटा छोटा, उसके जैसा ये, उसी के जैसा ये रहता है, उसी के तरह जो कण होते हैं ना, उसी के जैसा मिलकर बना होता है। ये कण मतलब पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है ना, वो कण इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम अपनी नग्न आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं। बहुत छोटा होता है। जिससे कोशिका कितनी छोटी होती है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ती है, ठीक है। ये कण इतने छोटे होते हैं, यानी कि इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि जल की एक बूंद, पानी की एक बूंद होती है ना, पानी की एक बूंद में लगभग 10 पर पावर 22 कण होते हैं। 10 पर पावर 22 यानी 10 पर 22 को जीरो बैठा बबुआ। अब काउंटिंग करो उसको, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब डॉलर में भी आ जाएगा। मतलब पानी के एक बूंद में उतने सारे कण होते हैं, कि 10 पर पावर 22 कण। 10 पर 22 को जीरो बैठा दो, फिर उसकी काउंटिंग कर लो, उतने कण होते हैं। अनुमान लगाया गया, मैंने यहाँ लिख दिया है कि अनुमान लगाया गया है कि जल की एक बूंद में 10 पर पावर 22 कण होते हैं। 10 पर 22 को जीरो बैठा दो, ठीक है। अब देखो, तो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है ना, उन्हीं कण को अणु या परमाणु कहते हैं। समझ में आ गया, अणु या परमाणु किसे कहेंगे? तो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है, जो वो सूक्ष्म कण होता है ना,
उन्हीं कणों को क्या कहते हैं? अणु या परमाणु। जैसे जीव की शरीर की रचना जिस चीज से हुई है उसको कोशिका कहते हैं ना, कोशिका। हालांकि कोशिका से भी छोटी बहुत सारे अंग है, वो बायोलॉजी में मैंने पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा। तो जिस तरह जीवों की शरीर की रचना कोशिका से हुई है, उसी तरह पदार्थ जो है अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। उसी को कण भी कहते हैं, या उन्हीं कण को अणु या परमाणु भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब अणु और परमाणुओं से बने हैं, एकदम बने हुए हैं, ठीक है। समझ में आया? मैंने लिख भी दिया कि सभी पदार्थ जो है अणु और परमाणुओं से ही बने होते हैं, यानी कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, और उन्हीं पदार्थों से वस्तु बने होते हैं, ठीक है। पहला गुण खत्म। पदार्थ का पहला गुण क्या था? प्राकृतिक गुण, नेचुरल गुण, यानी कि भौतिक गुण। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है। फिर यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अभी तो आप बताएं कि पदार्थ के कण कणों से, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, अणु और परमाणुओं से। अब अभी आप बोल रहे हैं कि उसके बीच में खाली जगह होता है। हाँ, खाली जगह होता है। कण जो एक दूसरे से जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ है कोई चीज आपस में, बहुत सारे कण आपस में जुड़ा हुआ है, तो उसके बीच ना थोड़ा सा गैप रह जाता है, उसी को खाली जगह कहते हैं या रिक्त स्थान कहते हैं। अब इसको अगर समझना है ना तो ऐसे समझिए कि अगर आप जल में नमक या चीनी को घोलते हैं तो जल के कणों के बीच जो खाली जगह रहता है ना, उसी खाली जगह में आपका नमक या चीनी घुल जाता है। पानी के कण जो होता है ना, उसके बीच थोड़ा सा खाली जगह रह जाता है। इसी तरह जुड़ा जो होता है ना, थोड़ा सा खाली जगह रह जाता है। जब पानी में नमक या चीनी घोलते हैं ना तो उसी खाली जगह में जाके घुल जाता है। अब अगर आप कोई गिलास में ये गिलास मान लीजिए, अब गिलास में अगर आप इतना पानी लिए, मात्र इतना, ये खाली है। अब इसमें 200 ग्राम चीनी डाल दो, जब वो घुल जाएगा ना तो ऐसा। अब बाकी अगर आप इसमें लोहा डालते हैं या कुछ पत्थर डालते हैं तो पानी ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन अब नमक या चीनी को घोल दीजिए, पानी यहीं के यहीं रहेगा। तो इसी से साबित होता है कि जल के कणों के बीच जो खाली जगह होता है ना, उसी में नमक और चीनी घुल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं, कण की बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात नहीं कर रहे। पदार्थ की कण यानी कि अणु और परमाणुओं के बीच थोड़ा सा खाली जगह रहता है और उसी खाली जगह में नमक या चीनी घुल जाता है। मैं सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी पदार्थ के कणों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। लो, फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आ रहा है। अभी तो मैंने बताया कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है, अब कह रहे कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, यानी कि इधर से इधर होते रहता है। तो वो कैसे? अब ऐसा कीजिए कि जो फॉग मारते हैं ना, सेंट ही बोलते हैं ना, हाँ, इत्र बोलते हैं। इत्र लाइए, उसको थोड़ा सा खोल दीजिए। जब उसको थोड़ा सा खोलते हैं तो देखते होंगे कमरा में पूरे में गंध फैल जाता है, नहीं फैलता है? खोल के देखिए। आप लोग शायद यूज करते होंगे, हम तो आज तक यूज ही नहीं किए हैं, इसलिए हमको पता नहीं है। लेकिन आप खोल के देखिए, आप जैसे ढक्कन खोलिएगा ना तो पूरा सेंट, या अगर आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती को जला करके आप यहाँ पे ऐसे खोस देते हैं तो अगर कोई रूम में है तो पूरा रूम को वो सुगंधित कर देता है, अगरबत्ती का गंध पूरे में फैल जाता है। तो बबुआ, वो भी तो एक वस्तु है, और वस्तु किन चीजों से बनी हुई है? पदार्थ से। अब पदार्थ किन चीज से बनी हुई है? कण से, यानी कि अणु और परमाणुओं से। तो इसका मतलब है कि जब ये जलता है तो जो इसके अंदर का जो अणु और परमाणु होता है वो फैलता भी है, कि गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, नहीं जाता है। तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। कैसे? इत्र को खोल के देख लो, सेंट का ढक्कन खोल दो, अगरबत्ती जला लो, बहुत सारे से एग्जाम्पल है ना, फैल जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति भी करता है। क्या करता है? गति भी करता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगला क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। आकर्षित, तो अब भाई अट्रैक्शन भी, ये अट्रैक्ट भी करता है। एक कण दूसरे कण को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को आपस में लाने का काम करते हैं। जैसे देखते हैं जब कोई दो प्रेमी आपस में प्रेम करता है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, मीठा मीठा बोल के, हम तेरे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए महल बनाएंगे, ये वो करते हैं ना। तो क्या होता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिस तरह प्रेम में होता है। उसी तरह यार पदार्थ के कण, एक कण दूसरे कण से दूर नहीं रह सकता, उसके पीछे इतना बेपनाह मोहब्बत होता है ना कि एक दूसरे को आकर्षित करके हमेशा एक दूसरे को बांध करके रखता है, ताकि तुम हमसे दूर ना हो जाओ, है ना। यही होता है ना, ताकि हमसे दूर ना हो जाओ। जैसे कोई लड़का देखो, लड़की के लिए ना बहुत बड़ा सपना देखेगा, उसके लिए बहुत कुछ करेगा ताकि हमसे वो दूर ना हो जाए। इसी तरह
पदार्थ के कण के भी साथ यही होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं कि कहीं हमसे दूर ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट शब्द में लिख दिया कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, जो उन्हें आपस में बांध करके रखता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच जो बल काम करता है उसको अंतराण्विक बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, किस लिए? ताकि पदार्थ के कणों को आपस में बांध करके रखे, और उन दोनों कणों के बीच जो बल लगता है उसको अंतराण्विक बल कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग पदार्थों में अंतराण्विक बल अलग अलग हो सकता है। जैसे पानी में अंतराण्विक बल यानी कि आकर्षण बल जो है ना थोड़ा कम होता है, ठोस पदार्थ में ज्यादा होता है, इसलिए कण जो है ना आपस में ज्यादा टाइट होकर बंधा हुआ रहता है, इसलिए ठोस लगता है, वो कड़ा लगता है। जैसे इसमें जो है ना कण काफी एकदम, इसमें आकर्षण बल जो अंतराण्विक बल है ना कणों का ज्यादा है, इसीलिए टाइट लग रहा है। पानी में कम होता है। अब ये रबड़ है, इसमें कम है, जल में कम है, वायु में कम है, और गैस में तो बिल्कुल नहीं, इसलिए गैस फैल जाता है। गैस फैल जाता है सभी जगह। उसको छोड़ दो, तुरंत कोई सिलेंडर से उसको जिसे निकालो, पूरा फैल जाएगा, वो पूरा फैल जाता है। इसका मतलब उसका जो आकर्षण बल होता है ना, गैस के कणों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, नहीं के बराबर। क्या? नहीं के बराबर। चलिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अंतराण्विक बल विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों में विभिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे पानी में अलग, पानी तरल अवस्था में होती है, अगर उसको गिराओ तो फैल जाता है। फैल जाता है कि नहीं? अब इसको गिरा के फैलेगा? नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा। विसरण, ये हमें पहले ही बताना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है, आई एम रियली सॉरी। चलिए, अब फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब विसरण किसे कहते हैं? डिफ्यूजन, विसरण। देखिए विसरण क्या होता है? एक गैस का दूसरे गैस के साथ मिलना, यानी कि मिश्रित होना, मिक्सचर। इंग्लिश में उसको मिक्सचर कहते हैं। दुकान में से लेके खाते हैं ना मिक्सचर। मिक्सचर किसको कहते हैं? जिसमें कई सारे पदार्थ मिला हो, उसी को मिक्सचर कहते हैं ना। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रित यानी कि मिलना, कई सारी चीजों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसी को मिक्सचर कहते हैं। खाते हैं ना दुकान में से मिक्सचर लेकर, उसमें क्या क्या मिला होता है? केराव होता है, चना होता है, मूंग होता है, अनेक सारे चीज होते हैं उसमें, उसको मिक्सचर कहते हैं। अब मिश्रण वही समझ लेते हैं, एक गैस का दूसरे गैस के साथ मिलना। जैसे जल और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलना, तो जल बन जाता है, नहीं बनता है? हाँ, बिल्कुल बनता है। तो एक गैस का दूसरे गैस के साथ मिलना, अर्थात दो विभिन्न पदार्थों के कणों का मानो, यानी कि जो कण होते हैं ना, अणु या परमाणु मानो, अणु या परमाणुओं का अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाना, वही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। हमारे वास्तविक जीवन पे भी लागू होता है। हम अपने आप किसी से मिल लेते हैं, है ना, किसी चीजों से आकर्षित होकर के क्या करते हैं? एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों के साथ उसके साथ घुल मिल जाते हैं अपने आप। तो वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। क्या? कि जब एक गैस दूसरे गैस से मिल जाता है अपने आप, पूर्ण रूपे यानी ऑटोमेटिक, ठीक है, वो विसरण कहलाता है। चलिए, खत्म। ये था पदार्थ के भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर उसको बोलिए। ठीक है, अब आगे आपको पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती है। जैसे हम लोग की अवस्थाएं होती है, हम लोग में भी अवस्थाएं होते हैं कि नहीं? बचपन से भी थोड़ा सा उसे बड़ा होते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था बोलते हैं ना, युवावस्था, बुढ़ापा, फिर बिल्कुल खत्म, साफ रफा दफा। उसी तरह पदार्थ की भी अवस्थाएं होती है, जिस तरह हम मानव लोग की अवस्थाएं होती है ना, बचपन, बूढ़ा, जवान, बुजुर्ग, जो भी बोलते हो। इसका जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। दूसरा द्रव्य, लिक्विड, पानी, है ना, जो तरल अवस्था में होती है। तीसरा है गैस। पदार्थ की कितने अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ की कितने अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, इसके गुण के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके गुण भी बताएंगे। जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाया हूं, नेक्स्ट में बता देंगे। थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिए। अगर आप कोई ठोस पदार्थ को ले लो, कोई भी, क्या, हम कलम कोई ले लेते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा हीट देंगे यानी कि गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, द्रव का रूप ले लेगा, लिक्विड का। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव का रूप ले लेगा।
अगर इस द्रव को अगर फिर ठंडा कर देंगे तो फिर ठोस का रूप ले लेगा। किसी भी प्लास्टिक को जब आप जलाते हो तो वो पिघल जाता है, फिर अगर उसको थोड़ा सा ठंडा कर दो तो फिर वो ठोस हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ठोस द्रव में भी कन्वर्ट हो सकता है और द्रव ठोस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कब? जब ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव हो जाएगा, और जब द्रव को थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो वो ठोस हो जाएगा। ठीक है, अब द्रव में जैसे पानी को ले लीजिए, अगर इसी को ज्यादा गर्म करेंगे ना, गर्म करते 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 ये गैस का रूप ले लेगा, ये फिर गैस बन करके उड़ जाएगा, है ना? चाहे पानी को आप गर्म करिए, खूब गर्म कीजिए उसको, खूब गर्म कीजिए, भाप बन करके उड़ जाएगा, गैस बन करके उड़ जाएगा। यानी कि द्रव को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है गर्म करने पर। मैंने लिख दिया कि अगर द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस बन करके वातावरण में फैल जाएगा। फिर उसी गैस को अगर आप ठंडा कर देते हैं फिर वो द्रव बन जाता है। यहां तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।